तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय अन्नामलाई ने बीजेपी क्यों छोड़ी? अगर ये सवाल आपके जहन में आ रहा है तो ये सवाल गलत है। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि जिस आदमी को बीजेपी ने तमिलनाडु में बीजेपी से बड़ा कर दिया, जिस आदमी ने 168 दिन पैदल चलकर पूरा तमिलनाडु नापा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाईली इंस्पायर होकर भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट में आया, जहां पर उसे पता था कि बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स स्टेट पॉलिटिक्स से डिफर है, उसका नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद वो पूरा राज्य नापता रहा। जिसकी यात्रा शुरू करवाने खुद अमित शाह रामेश्वरम पहुंचे और जिसके सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को देखकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे थे, वो आदमी 6 साल बाद क्यों कह रहा कि मुझे बीजेपी और तमिलियन में से कुछ चुनना पड़ा? वो भी तब जब बंगाल में असंभव को संभव होते दुनिया देख रही है। क्या अन्नामलाई को यह समझ में आ गया कि बीजेपी की छत के नीचे वो तमिलनाडु में बड़े नहीं हो सकते? लेकिन यह सोच तो बंगाल में भी थी। क्या तमिलनाडु में अन्नामलाई विजय से इंस्पायर्ड हो गए? क्योंकि विजय ने पहली कोशिश में जब बिना डीएमके एआईडीएमके कांग्रेस के चुनाव लड़ा 108 सीटें जीत ली। एक सुपरस्टार, बिना किसी पुरानी पार्टी के, सिर्फ बिना किसी अलायंस के, तमिल पहचान के दम पर। और पॉपुलैरिटी अन्नामलाई की भी रही है सोशल मीडिया से लेकर तमिलनाडु की सड़कों पर। तो क्या अन्नामलाई ये समझे कि बीजेपी की छत के नीचे एक सीमा है, लेकिन अगर अलग निकलते हैं विजय की तरह तो वो सीमाएं टूट जाएंगी? सवाल बीजेपी को लेकर भी है कि क्या वो बीजेपी जिसने इतना दांव लगाया, इतने पैसे खर्च किए, जो बंगाल भी जीत कर आ गई है, उसने अन्नामलाई को यूं ही क्यों जाने दिया? सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे, दांव क्यों नहीं लगाया? क्या ये वाकई में ब्रेकअप है, ईगो क्लैश है, या तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसे हम और आप देख तो रहे हैं लेकिन पूरी कहानी समझ नहीं पा रहे? क्योंकि अगर इस कहानी का पूरा जवाब मिल गया तो कहानी सिर्फ अन्नामलाई की नहीं, तमिलनाडु के राजनीतिक भविष्य की भी तस्वीर को साफ कर जाएगी। और इसीलिए आज यह समझना बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु में अन्नामलाई का बीजेपी से अलगाव, बीजेपी से ब्रेकअप है, या बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक, या विजय को देखकर वो इंस्पिरेशन जिसने राजनीति में और नए दरवाजे खोलने की उम्मीद जगाई है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और तमिलनाडु की सियासत में अगर आपको दिलचस्पी है तो अगले 10-15 मिनट आप हमें दीजिएगा। हम आपको अन्नामलाई से लेकर जितने सारे सवाल हमने छोड़े उन सारे सवालों के स्पष्टता से जवाब आपको दे देंगे, सरल शब्दों में, निष्पक्षता के साथ। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारी ताकत आप बने और ऐसे ही बहुत सारे एनालिसिस हम आपके लाते रहे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपके लिए स्क्रीन पे लगा दिया है। अब शुरुआत करते हैं। अन्नामलाई क्या वाकई में बीजेपी का भविष्य थे? देखिए, अन्नामलाई को जो जानते हैं वो ये मानते हैं कि ऑनेस्ट ऑफिसर थे। जो नहीं जानते उन्हें बता देते हैं, अन्नामलाई आईपीएस ऑफिसर थे जो करप्शन से तंग आकर पॉलिटिक्स में आए। अब जानने वालों को लगता है कि वो बीजेपी का चेहरा थे जो मोदी जी से इंस्पायर होकर सीधे नौकरी छोड़कर यहां पर आ गए। लेकिन ये आधा सच है। राजनीति में दरअसल आधा सच भटकता है। भारत की राजनीति में पहले भी कई पूर्व अफसर आए हैं, कई सफल हुए, कई असफल हुए। अन्नामलाई जो हैं वो 2019 में उन्होंने कर्नाटका कैडर की आईपीएस नौकरी छोड़ी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे और अपने गांव करूर में खेती कर रहे थे। अब जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त तमिलनाडु में रजनीकांत अपनी पार्टी अनाउंस करने वाले थे और कई रिपोर्ट के मुताबिक अन्नामलाई को उस पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाने वाला था। लेकिन रजनीकांत ने क्योंकि पार्टी नहीं बनाई, अपनी हेल्थ का हवाला दिया, रुक गए और उसी वक्त बीजेपी का दरवाजा खुला। अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और जुलाई 2021 में केवल 10 महीने के अंदर तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट बना दिए गए। अब यह स्पीड भी कोई इत्तेफाक नहीं थी। दरअसल बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो द्रविडियन पार्टीज की भाषा में उनसे लड़ सके। अन्नामलाई वहां बिल्कुल फिट बैठते थे। लेकिन यहां पर एक बारीक बात है जो असली ताकत है। अन्नामलाई ने खुद को बीजेपी नेता की तरह सिर्फ पेश नहीं किया, उन्होंने खुद को एक ऐसे तमिल नेता की तरह पेश किया जो बीजेपी में। अब यह फर्क छोटा लगता है लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है।
जुलाई 2023 में अमित शाह ने रामेश्वरम से उनकी यात्रा शुरू करवाई थी, जिसका नाम था इन मक्काल। 168 दिन, 234 इलाके, 1 करोड़ घरों को चिट्ठियां। और अमित शाह की मौजूदगी में वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, एक बड़ा मैसेज था कि दिल्ली जो है वो अन्नामलाई पर दांव लगा रही है। लेकिन यहां पर एक बात थी जो बीजेपी शायद नोटिस नहीं करना चाहती थी। जो भीड़ जमा होती वो कमल देखकर नहीं आ रही थी, वो अन्नामलाई को देखकर आती थी। ब्रांड बीजेपी का नहीं हो रहा था, ब्रांड अन्नामलाई था। और बीजेपी में एक अनसेड नियम है, राष्ट्रीय नेता हमेशा राज्य के नेता से बड़े होते हैं। तमिलनाडु में उल्टा हो रहा था और यहीं से असली सवाल उठ रहा था, क्या अन्नामलाई बीजेपी के लिए बड़े हो रहे या वो बीजेपी से बड़े हो रहे हैं, बीजेपी छोटी पड़ रही। खैर, ये सारी कहानी चल रही थी। अन्नामलाई के लिए भीड़ तो आ रही थी, लेकिन भीड़ बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही थी। और फिर एक करिश्मा होता है विजय के तौर पर, एक ऐसी विजय जिसने देश को हैरान किया। अप्रैल 2026 में तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आए और 4 मई को जो नतीजे आए उसने तमिलनाडु की 59 साल की राजनीति में पहली बार एक नई पार्टी को नए इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। टीवीके यानी विजय की जो पार्टी थी उसने 108 सीटें जीती, डीएमके को 59 मिली, एआईडीएमके को 47 और बीजेपी जिसने 168 दिन की यात्रा की थी 4 से 1 एमएलए पर आ गई। अब यहां पर हम सिर्फ एक नेता की बात नहीं कर रहे, हम उस विचार की बात कर रहे हैं जो उस जीत के साथ सामने आया कि कभी कभी किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी पार्टी नहीं, उसकी अपनी पहचान होती है। और अब असली सवाल यही है कि विजय ने ऐसा क्या किया जो बहुत पॉपुलर अन्नामलाई नहीं कर पाए। उसका अगर आसान भाषा में डिकोड करें तो विजय डीएमके एआईडीएमके तीनों से दूर थे। 233 सीटों पर अकेले लड़े, कोई समझौता नहीं, बीजेपी को आइडियोलॉजिकल एनिमी कहा। और यही वो काम था जो अन्नामलाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बीजेपी में थे। विजय के बारे में लोगों को कंफ्यूजन नहीं थी कि वो नेशनली अलाइंड है या रीजनली है, वो तमिल थे, सिर्फ तमिल। अन्नामलाई जो है वो बीच में सैंडविच बन गए थे, बीजेपी और तमिल के बीच में। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को जानने वाले ये समझते हैं कि तमिलनाडु में अभी भी दिल्ली की एक्सेप्टेंस नहीं है। वहां पर स्टेट राजनीतिक पार्टियों को जो तमिल है उससे ही समर्थन मिलता है। विजय के ऊपर कोई था नहीं, कोई हाईकमांड नहीं, कोई नहीं दिल्ली में जिसे पूछना पड़ता, लेकिन अन्नामलाई को पूछना पड़ता। अन्नामलाई अगर आप देखेंगे तो एआईएडीएमके से गठजोड़ का फैसला हुआ, दिल्ली ने लिया। सीटों का बंटवारा हुआ, दिल्ली ने तय किया। अप्रैल 2025 में अन्नामलाई को स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट से इसलिए हटाया गया ताकि एआईएडीएमके खुश हो। मतलब जो ब्रांड अन्नामलाई ने खुद बनाया था उसकी कीमत उनकी पोस्ट थी। विजय ने पहले इलेक्शन में वो कर दिया जो अन्नामलाई 6 साल में नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर बात सिर्फ विजय के काबिलियत की नहीं थी, उस सिस्टम की भी थी जो किसी रीजनल नेता को उसकी पार्टी में बंधक बना देती है। और ये दरारें पड़ रही थी। किसी भी राजनीतिक टूट की शुरुआत इस्तीफे से तो होती नहीं, इस्तीफा तो आखिरी फैसला होता है। इसकी कहानी पहले होती है। और बहुत सारे लोग जो तमिलनाडु को कवर करते हुए मानते हैं कि अन्नामलाई और बीजेपी में दूरी 2026 के इलेक्शन रिजल्ट की बात बनी। रिजल्ट खराब आया, फ्रस्ट्रेशन हुई, इस्तीफा हुआ। हालांकि ये वाली टाइमलाइन पूरी सच नहीं है। हाँ, अन्नामलाई ने कहा कि 4 दिसंबर 2025 को उन्होंने बीजेपी लीडरशिप को बताया था वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यानी इलेक्शन से 5 महीना पहले, तो दरार रिजल्ट के बाद नहीं, कैंपेन शुरू होने से पहले पड़ी थी। और अगर और पीछे जाएं तो शायद असली दरार जो है वो 2023 में आई थी। एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी ने एआईएडीएमके को वापस लाने की कोशिश में अन्नामलाई की पोजीशन को दांव पर लगाया। अन्नामलाई खुद कह चुके थे कि अगर लीडरशिप एआईएडीएमके से गठजोड़ करेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। लीडरशिप ने गठजोड़ किया, अन्नामलाई इस्तीफा नहीं दे पाए। ये उनके लिए पहला सार्वजनिक झटका था, क्योंकि तमिलनाडु में गठबंधन सिर्फ सीट का थोड़ी होता, वो तय करता है कि ताकत किसके हाथ में है। 2024 में वो कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए। फरवरी 2026 में 6 इलाकों के इलेक्शन के इंचार्ज की जिम्मेदारी छोड़ दी। ऑफिशियल कारण जो था पिता की बीमारी दी। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इस वक्त एआईएडीएमके के साथ सीट बंटवारे की बात फाइनल हो रही थी। अप्रैल 2025 में स्टेट प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ी, दिसंबर 2025 में पार्टी को नोटिस दिया। और इस पूरी टाइमलाइन में जो एक और चीज थी वो थी विजय की टीवीके का मोमेंटम बढ़ रहा था। विजय लगातार तमिल पहचान की बात कर रहे थे, अन्नामलाई वही बीजेपी के अंदर सैंडविच बनकर थे, बीजेपी के अंदर एक सीमाएं थी। विजय ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का भी विरोध किया खुलकर, अन्नामलाई ने भी किया।
लेकिन क्योंकि अन्नामलाई बीजेपी में थे और बीजेपी केंद्र सरकार उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही थी, तो एक विरोधाभास दिख रहा था, जिससे शायद जनता भी कंफ्यूज रही। दिसंबर 2025 का फैसला प्योरली इलेक्शन रिजल्ट की वजह से नहीं था। यह उपल था जब अन्नामलाई को साफ दिखा कि बीजेपी के अंदर रहते वो तमिलनाडु में आगे बढ़ नहीं सकते। ये कहानी अन्नामलाई वर्सेस विपक्ष की नहीं रही, अन्नामलाई वर्सेस बीजेपी की हो गई थी। अब सवाल कि बीजेपी ने फिर उन्हें इलेक्शन तक क्यों रोका? दिल्ली में अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष से क्या बात हुई जो उन्हें रोका गया या उन्हें जाने दिया गया? क्योंकि दो थ्योरीज आ रही है, एक मन मर गया चले गए, दूसरी थ्योरी आ रही है ये बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखिए, किसी भी कहानी में एक ऐसा अध्याय होता है जिसके बारे में चर्चा बहुत होती है, जानकारी कम होती है। अन्नामलाई कहानी में भी दिल्ली की बैठ के जून 2026 में बीजेपी ने उनका इस्तीफा फॉर्मली एक्सेप्ट किया। सब कुछ ऑफिशियल स्मूथ था, लेकिन जो चीज स्मूथ नहीं दिख रही थी वो थी पीछे की बात। अन्नामलाई ने अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष से मीटिंग की इस्तीफा फाइनल होने से पहले। हालांकि अन्नामलाई किनारे कर दिए गए थे, ये कहानी सोशल मीडिया पर दोहराई गई। लेकिन यहां पर एक सवाल पूछना जरूरी है, अगर पार्टी सचमुच उन्हें अलग करना चाहती तो फिर इतने लंबे समय तक बातचीत क्यों चलती? और अगर अन्नामलाई हर हाल में जाना चाहते थे तो वो लगातार बैठक क्यों कर रहे थे? आरएसएस तक कोशिश करने के बाद भी रेजिस्टेंस इतना कम क्यों था? इस्तीफा इतनी स्मूथली क्यों एक्सेप्ट हुआ? शायद जवाब इसका है 2026 का रिजल्ट। 4 में से एक एमएलए, पहले 4 थे, अब 1 हो गए। विजय की टीवी के सरकार बना रही थी, डीएम के अपोजिशन में थी, एआईएडीएमके कमजोर हो गई थी, बीजेपी के पास अपना 1 एमएलए था। टीवी के गवर्नमेंट के सामने बीजेपी को एक विकल्प चाहिए जो बीजेपी नहीं बन सकती, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में जो पॉलिसीज बनाती है वो तमिलनाडु में अलग हो जाती है। और यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने अन्नामलाई को एक इंडिपेंडेंट रीजनल फोर्स बनने की अनसेट इजाजत दे दी? वो ताकत बनने की जो बीजेपी चाहकर भी डीएमके, टीवीके के सामने नहीं बन सकती? और क्या अन्नामलाई टीवीके के सामने तमिल पहचान लेकर वो राजनीति करेंगे जो बीजेपी नहीं कर सकती, उसी पिच पर जिस पर विजय कर रहे थे? ये थ्योरी इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ते वक्त मोदी की तारीफ की, बीजेपी को ज्यादा नहीं कोसा और बताया कि बीजेपी ने रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्शन तक रुक जाओ, कैंपेन करो। उन्होंने बात मानी, उसके बाद कहा जाना हो तो जाओ। राजनीति को अक्सर शतरंज कहते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि दो लोग एक दूसरे के खिलाफ थे। बात यह थी कि दो लोग अलग मंजिल की तरफ जा रहे थे और दोनों को पता था क्या यह राजनीतिक हार थी या ऐसा फैसला जिसका असर शायद कई साल बाद दिखाई पड़ेगा। और इसका जवाब शायद अन्नामलाई की नई पार्टी के नाम में है, जिसका नाम है वी द लीडर्स। अन्नामलाई ने अनाउंस किया वी द लीडर्स, एक पीपल मूवमेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, 2031 में तमिलनाडु का चुनाव लड़ेगी। अगर उद्देश्य सिर्फ विरोध करना था तो फिर पॉलिटिक्स से दूर रहकर होता, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स करनी थी। कहानी अभी शुरू हो रही है। टीवी के 2022 में लॉन्च हुई थी, 4 साल में 108 सीटें जीती। अन्नामलाई 2031 टारगेट कर रहे हैं, यानी उनके पास 5 साल है। लेकिन दोनों के मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। विजय का मॉडल था फ्रेश स्टार्ट, कोई पुराना बोझ नहीं, कोई गठजोड़ नहीं, सिर्फ तमिल पहचान। बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके सबको रिजेक्ट किया, इसने टीवी के काम किया और तमिलनाडु में 59 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई। अन्नामलाई का मॉडल जो है वी द लीडर्स, वो कहती है कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, गवर्नेंस से फोकस करेंगे। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन है, अन्नामलाई की पूरी आइडेंटिटी जो है वो पर्सनालिटी की आइडेंटिटी है। बीजेपी में उनका राइज उनकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से था, तो बिना पर्सनालिटी के पॉलिटिक्स और अन्नामलाई ब्रांड ये साथ कैसे चलेगा? दूसरा सवाल बहुत जरूरी है, विजय ने बीजेपी को आइडियोलॉजिकल दुश्मन कहा, अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ते वक्त मोदी की तारीफ की, तो तमिलनाडु का वो वोटर जो एंटी बीजेपी है और जो तमिलनाडु में बहुमत में है, वो अन्नामलाई पर कितना भरोसा करेगा? हालांकि यहां एक स्पेस है जो विजय ने खाली छोड़ा है। टीवी के एंटी बीजेपी है, तो जो वोटर बीजेपी की सोच जुड़ते हैं लेकिन तमिल पहचान भी चाहते हैं, उनके लिए अन्नामलाई एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये एक छोटा लेकिन जरूरी वोट बेस है। 108 सीटें जीतने के लिए काफी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बैलेंस बदलने के लिए काफी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात, इस पूरी कहानी की चाबी 2019 में आईपीएस छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने जो एनजीओ बनाया था वी द लीडर फाउंडेशन, 2026 में पॉलिटिकल मूवमेंट है वी द लीडर्स,
यानी नाम बीजेपी ज्वाइन करने से पहले था। तो क्या अन्ना मलाई के लिए बीजेपी जरिया थी कि वहां दिख गए, नाम बना लिया, नेटवर्क बना लिया, रीच हो गई और अब इसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, शुरुआत हमने 3 सवाल आपसे पूछे थे। अन्ना मलाई का बीजेपी से अलग होना ब्रेकअप है, ईगो क्लैश है, या अन्ना मलाई का शानदार क्लेवर गेम है, या फिर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? ये 3 सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हर कड़ी को जोड़कर जवाब देते हैं। 2019 में अन्ना मलाई आईपीएस छोड़ते हैं, वी द लीडर फाउंडेशन बनाते हैं, 20 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 21 में स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं, 23-24 में 168 दिन पैदल चलकर तमिलनाडु में ब्रांड बनाते हैं, 25 में AIADMK की वजह से पोस्ट जाती है, दिसंबर 2025 में पार्टी को नोटिस देते हैं, इलेक्शन तक रुकते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और 26 जून में अपनी पार्टी बना लेते हैं। नाम वही 2019 में था। तो क्या यह ब्रेकअप था? जवाब है नहीं। ब्रेकअप तब होता है जब दोनों तरफ से दर्द हो। यहां दोनों तरफ कैलकुलेशन थी। क्या यह ईगो क्लैश था? नहीं। ईगो क्लैश में नेता पार्टी कोस कर जाते हैं। अन्ना मलाई मोदी की तारीफ करके गए। क्या यह क्लेवर गेम था? हाँ। सवाल किसका, अन्ना मलाई का या बीजेपी का? जवाब शायद दोनों का है। अन्ना मलाई को आजादी मिल गई और एक तैयार वोटर बेस। बीजेपी को एक ऐसा हमदर्द मिला जो कहने को अलग है लेकिन आइडियोलॉजिकली पास है, और विजय को मिला एक असली अपोनेंट। हाँ, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए दिन चली क्योंकि जून 2026 लोग देखे थे, 19 नहीं देखा। जिस दिन वी द लीडर फाउंडेशन बनी उसी दिन ये कहानी शुरू हो गई थी। शायद बीजेपी के स्कूल थी जहां से जमीन मिली, पहचान मिली, नेटवर्क मिला, और विजय वो प्रूफ जो बताता है स्कूल छोड़ने के बाद भी जीता जा सकता है। 2031 में अन्ना मलाई शायद जब चुनाव में उतरेंगे तो सामने टीवी के सरकार भी होगी, और तभी असली इम्तिहान होगा। क्योंकि तमिलनाडु का इतिहास एक ही बात कहता है कि जो तीसरी ताकत बन गया वो या तो जीत गई या हमेशा के लिए गायब हो गई। विजय ने जीत कर दिखाया। जो दिख रहा है शायद वो अंत नहीं, और अगर इस पूरी कहानी का जवाब मिल गया तो फिर अन्ना मलाई का फैसला तमिलनाडु की अगली सरकार भी समझा देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप बताओ अपने हिसाब से। ये तो हमारा कंक्लूजन था, आपका कंक्लूजन क्या है? ये मास्टर स्ट्रोक है, ईगो क्लैश है, अन्ना मलाई की होशियारी है, बीजेपी की होशियारी है, या वक्त की नजाकत समझते हुए? और क्या अन्ना मलाई का असर होगा इंडिपेंडेंट होकर? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।